गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर जुमा मुबारक और नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। जनाब, उम्मीद है कि आपकी मॉर्निंग हो चुकी होगी और आपका जो आज का दिन है अल्लाह करे आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आए और वो तमाम काम जिसकी उम्मीद है ना कि आज हो जाएंगे, तो अल्लाह करे आपके आज वो तमाम काम इस मुबारक दिन के सदके हो जाएं। प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं और इब्तिदा में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसकी चौथी लहर ख़तरनाक तरीन साबित हो रही है। अमवात ने सेंचुरी कर ली है। एक रोज़ कबल वायरस से 102 अफराद मौत की नींद सो गए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना ने मजीद 79 अफराद की जान ले ली है। ऐसे में मुल्क भर में अगर मजमूई अमवात की तादाद की बात की जाए 24,266 हो गई हैं। 4,619 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अब पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो उसकी शरह 7.7% रही है। ऐसे वक्त में मुझ पे, आप पे, हम सब पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें, SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगवा कर ही महफूज रहा जा सकता है। बिल्कुल। और जो हम फोर्थ वेव की बात करें उसके असरात पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम तफसीली बात करेंगे कि किस तरह मज़ीद ये असरात ख़तरनाक ज़्यादा साबित होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं ज़रा उन असरात की जिसका हमारे ऊपर ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जिन असरात की हम बात करें वो अमन से मुताल्लिक है। जब भी हम अमन की बात करते हैं तो DG ISPR हो जाए, शाह महमूद कुरैशी हो जाए, मुख्तलिफ हलकों के लोग हो जाएं या सीनियर एनालिस्ट हो जाएं, वो एक ही तज्जिया देते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। हरात और गज़नी के बाद कंधार पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है और 34 में से 12 सूबाई दारुल हुकूमतों और जनूबी सूबों को काबुल से मिलाने वाली शाहरा का कंट्रोल भी हासिल कर लिए। किसने? तालिबान ने। तालिबान अफगान दारुल हुकूमत से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में अपने सिफारती अमले और शहरियों को निकालने के लिए 3,000 फौजी भेजने का फैसला भी सामने आया है। जबकि अगर गुज़िश्ता 48 घंटों की बात की जाए फौजी काबुल में जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब बरतानिया भी अपने शहरियों को निकालने के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान भेजेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि काबुल के लिए रोज़ाना इजाफी परवाज़ें शुरू करेंगे। तो शो में आगे चल के इस डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे हम। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमरीका की ख्वाहिशात जो है वो सबके सामने रख दी हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब, जिसमें उनका कहना था कि अमरीका चाहता है अफ़गानिस्तान में 20 साल का जो गंद है वो हम साफ़ करें। हमारे पास लेकिन कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि सब कुछ एक मैजिक वॉन्ड में ठीक हो जाए। ख्वाहिशें हमसे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को बनाया हुआ है। और वो ये भी कह रहे हैं जनाब कि अब वक्त निकल गया है। अफगान तालिबान अमेरिका की वापसी को अपनी फतह समझते हैं। अब अफ़गानिस्तान का सियासी हल मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि कोई फ़ौन करे या ना करे, पाकिस्तान पराई जंग में अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करेगा। खान साहब ये पहले भी कह चुके हैं कि हम अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे। इससे पहले बार पराई जंग में हम बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनेंगे ना, पराई जंग में हम बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे। और इससे पहले भी बारहा खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने मौक़िफ़ को सामने रख चुके हैं कि हम किसी भी इस तरह की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका नुकसान हमारी कौम को उठाना पड़े। इससे कई साल से नुकसान गुजरते आए हैं फैसल, हम गुजरते आए इन चीज़ों से। अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। कुछ सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। मारूफ गुलकारा और हम सब की फेवरेट पाकिस्तान की आइकॉनिक लेजेंड नाजिया हसन, उनके भाई ज़ुहैब हसन ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने समा को तहलका-खेज इंटरव्यू दिया है और बताया कि माजी की बड़ी गुलकारा नाजिया हसन को साबिक शौहर ने जहर दिया था। और देखें, जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है हमारे ही रिपोर्टर को दिया, रेहान अहमद को, लेकिन उसके बाद जो उनके शौहर की तरफ से कहा गया वो भी सनसनीखेज़ी था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बहन है उनको लंदन में कैदी बनाकर रखा गया। नाजिया ने इंतकाल से पहले ही डिवोर्स से ली थी और साबिक शौहर जो उनके इश्तियाक बेग साहब, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम 7 से 8 में जो है वो इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और अदालत जाने का भी ऐलान किया। देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि जिस
1 अरब हट जाने का इन्होंने ऐलान किया। नाज़िया हसन के भाई ने, उन्होंने ये कहा इश्तियाक बेग साहब ने कि अगर आप साबित ना कर सके तो फिर ये 1 अरब मैं आपसे, हाँ, ये 1 अरब मैं आपसे ले सकता हूँ। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और एक सीनियर अदाकारा की हम बात करते हैं जिनसे हम महरूम हो गए। कल उनका इंतकाल हुआ और एक लंबे अरसे तक, एक तवील अरसे तक वो कैंसर की जंग लड़ती रहीं। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो यकीन करें हमेशा याद रखे जाएंगे। दुर्दाना भट्ट की हम बात करें, कोविड भी उन्हें हो गया था और कैंसर के मरज़ में भी वो लाहक थी और ये 2 जंगें वो लड़ रही थी। छोटी स्क्रीन की एक बड़ी अदाकारा जो कि कल कराची में इंतकाल कर गई। उन्होंने कई मशहूर ड्रामों में तारीख़ी किरदार अदा किए, जिसके मैंने आपको कहा भी है कि हमेशा इनके ये किरदार और इनके अंदाज को याद रखा जाए। वैसे अगर आप इनसे ऑफ कैमरा भी मिलें, हाँ, तो वो अगर हम कभी मिले इनसे तो बहुत ही शफीक तरीके से मिलती थी और उनके जो किरदार है ना उनमें ड्रामों में आंगन टेढ़ा, 50-50, रुसवाई, नौकर के आगे चाकर, जो एक उनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था भाईजान चौधरी, हाँ, वो बहुत मशहूर हुआ था। तो प्रोग्राम में आगे चलेंगे और शख्सियत पे हम बात करेंगे, जानेंगे कि एक अदाकारा जो इतना नाम कमाए, इतना खूबसूरत काम करे, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी भी मरज़ में मुब्तला हो, कोई भी जंग लड़ रही हो, तो फिर एक ही चीज़ होती है कि अल्लाह जो है वो उनकी तकलीफ़ दूर करे और उनको सेहत दे। लेकिन दुआओं के बाद हमने जब कल ये खबर देखी और पढ़ी तो यकीन करें कि दिल हमारे अफसुर्दा थे। अब ज़रा खेल के मैदान का रुख करते हैं और वहाँ से आपको खबर देते हैं। वहाँ भी हमारा दिल बहुत अफसुर्दा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान, कल जब आप गुफ्तगू कर रही थी मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर साफ़ी से, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं उनके बिल्कुल बरक्स। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में आते गए जाते गए, माँ सिवाय फवाद आलम और फ़हीम अशरफ के। फवाद आलम जिनसे उम्मीदें थी, फ़हीम अशरफ जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों जो एफ्स थे उन्होंने पाकिस्तान को एफ फॉर फेल होने से बचाया। 217 रन तक उन्होंने नैया तो है वो हमारी पहुंचाई, लेकिन हुआ फिर ये कि वेस्ट इंडीज़ ने भी आके जो है वो हमारी लाज रखी और 2 खिलाड़ी उनके भी आउट हो गए। मोहम्मद अब्बास स्ट्रेट डार्ट्स मार के उन्होंने 2 खिलाड़ी तो आउट कर लिए। खैर, तो अब शो में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही सबसे पहले बात करते हैं पहली खातून जज की बात करेंगे जो फिर आप मैं कर लेती टेक द ऑनर्स। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला कर लिया और ये बड़े ऑनर की बात है कि जब खवातीन को कोई ना कोई ओहदा मिलता है तो खुशी होती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। खाली होने वाली नशिस्त पर जस्टिस आयशा मलिक को तैनात किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून जज होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त थी ये सिचुएशन। और अब देखें ना, अब ये भी होता है कि अब हर एक जगह पे, हर एक कुर्सी पे खवातीन मर्दों के शाना बिशाना, हर कुर्सी पे, ये हर सोफे पे। वैसे ये जो बात है ना, हम इसको जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। ये दोनों जो सिन्फ अल्लाह ताला ने बनाई है अपनी अपनी शख्सियत में यकसा है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 गुलकार फ़ख्र आलम, इन्होंने यौम आज़ादी के मुनासबत से नया नगमा जारी कर दिया। ज़बरदस्त जनाब, आज़ादी का महीना है और हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है वो आज़ादी का जश्न मना रहा है और वो बता रहा है कि एक आज़ाद मुल्क में रहने का एहसास होता क्या है। हर चेहरा वतन की मोहब्बत से चमक रहा है और जनाब कराची से सलमान अहमद हमें मिलवा रहे आज़ादी के झंडे और बैजेस बेचते एक ऐसे साहब से जो खुद तो जुबान नहीं रखते हैं मगर वतन से मोहब्बत का इजहार क्या खूब करते हैं। सुनने की सलाहियत, ना कहने को कोई लफ्ज, लेकिन हर इशारा वतन की मोहब्बत की बोली जानता है। PIB कॉलोनी कराची में मोहम्मद अहमद 30 बरस से आज़ादी के महीने में स्टॉल लगाते आ रहे हैं। एक मैं हूँ, हाँ, मैं हाँ, एक है, ठीक है ना, मैं एक हूँ, मेरे पास सब मुझे जानते हैं। हाँ, थोड़ा कम आते रखो, थोड़ा वो अच्छा है, हाँ, कम खाओ। दिल दिल पाकिस्तान और हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। 60 साल अहमद हर लम्हा वतन से मोहब्बत का इजहार करते नजर आते हैं। मोहम्मद अहमद की हिम्मत और मेहनत
लोगों को भी खूब मुतासिर करती है, इसीलिए उनके स्टॉल पर रश भी खूब रहता है। इस वक्त के अंदर इस एज में इन्होंने ना सुन सकते ना बोल सकते, लेकिन इतनी हिम्मत है इनकी, तो ये आजकल के नौजवानों के लिए मिसाल है। महंगी चीज़ें तो हम मॉल से भी लेते हैं, इधर उधर से भी लेते हैं, क्यों ना हम इनसे लें। यही हमारी है ना, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, अपने मुल्क के लोगों का साथ दें, उनको सपोर्ट करें। मोहम्मद अहमद का अज़म है कि वो आखिरी दम तक यूं ही वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। वतन से मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, ये जज्बा दिल से बयां होता है। मोहम्मद अहमद बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन इनका जज्बा वतन से मोहब्बत की तर्जुमानी करता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। जी, कराची से ये खबर थी। फैसल, आप जश्न आज़ादी किस तरह मनाते हैं? हाँ, मैं मनाता हूँ पाँ नहीं करके मनाता हूँ, छां करके पौधा लगा के खुदा जरूर का मनाइएगा। वास्ता है यार, ये एक चीज़ बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो शख्स थे, इनकी अगर इनकी ज़बान में बात की जाए तो इनकी ये बोल नहीं सकते, लेकिन आज़ादी से मोहब्बत के इजहार के लिए बोलने की ज़रूरत है क्या? ये इजहार तो आपके दिल में पिन्हा है और ये इजहार कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है। तो हम इन अंकल को जो है वो उनकी ज़बान में कहते हैं, अंकल आप बहुत ज़बरदस्त हैं और वी लव यू। इसी तरह आप अपना काम जारी व सारी रखें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और फैसल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको वो अंदाज़ दिया है, वो जज्बा दिया है, वो जोश दिया है। जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के ये सब सिलाली परचम हमारी आन है, शान है, हमारी पहचान है। और जब जब हम इन झंडों को देखते हैं, इन बैजेस को देखते हैं, आप किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हो ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हो जाता है। और क्या ही अच्छा है महक कि इस यौम आज़ादी पे हम इस बात का अहद करें कि अब हम ना सिर्फ इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे, बल्कि अब जिम्मेदारी भी लेंगे। और वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है उस डेडली वायरस से निमटने की, उससे लड़ने की, जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दुनिया भर का बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा फोरफ्रंट पे इस वक्त मसला है कोरोना वायरस। अब हम उसी की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ये फैल रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो कोरोना की चौथी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हालिया लहर के दौरान पहली बार अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है, यानी गुज़िश्ता रोज़ 102 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटे के दौरान वायरस से मजीद 79 अमवात हुई हैं और मुल्क में डेल्टा समेत कई किस्म के वेरिएंट जो है वो तबाही फैला रहे हैं। हालिया लहर कितनी ख़तरनाक है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कोरोना की ये चौथी लहर जो कि जिसमें तेज़ी भी आई है और जो तेज़ी से तबाही भी मचा रही है, हालिया सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आगे आने वाले वक्त में आप हालात को कितना ख़तरनाक देख रहे हैं कि हालात मज़ीद कितने संगीन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन दुनिया भर में पैदा हो गई है। आप देखिए कि कल 1 लाख नए केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह बरतानिया, यूरोप, वहाँ पे क्योंकि वैक्सीनेशन लगी हुई हैं, इसकी वजह से अमवात तो इतनी नहीं हो रही, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन पे एडवांस कंट्रीज़ में भी प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 3-3.25 करोड़ को पहली डोज़ लगी है और 1 या 1.5 करोड़ को दो डोज लग चुकी हैं। तो हमारे 10% की तकरीबन पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो इस वजह से हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये अगर आपको वैक्सीनेशन लगी हो तो फिर आपको शदीद बीमारी से काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं आप। और ये जो वायरस है ये वो उस तरह का वायरस नहीं है जो शुरू में चाइना से आया था। ये उससे 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और छा जाता है। एक आदमी खांस रहा है इस वायरस से तो इसका इक्विवेलेंट है कि 1200 आदमी आपके चारों तरफ खांस रहे हैं उस चाइनीज़ वायरस से। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये ख़ास तौर पे अब जो सामने मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, 9वीं और 10वीं सामने आने वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। डॉक्टर साहब, हम यही आपसे, आपकी गुफ्तगू से यही सवाल हम अख़ज़ करते हैं अब कि ये जिस तरीके से इसने अपने आप को इवॉल्व किया है, अब मुख्तलिफ़ अक़साम के वेरिएंट्स जो हैं ये रिपोर्ट होना, क्या यही वजह है वायरस के तेज़ी से फैलाव की? जी बिल्कुल, वजह यह है कि जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ फैलने वाला होता है
वो छा जाता है और पिछले वाला जो वेरिएंट है पिछले वाली शक्ल को दबा देता है। तो पहले जो चाइनीज़ वायरस आया, उसके बाद अल्फ़ा वेरिएंट जिसने उसको दबा दिया, फिर बीटा वेरिएंट, फिर गामा, फिर अब ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, वही ज़्यादा, उन्हीं से ज़्यादा अमवात भी होती हैं, वही ज़्यादा फैलते भी हैं। और ये हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी शक्ल बदल रहा है। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी में जो आला तरीन रिसर्च का इदारा है मुल्क का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी शक्ल देखी जा रही है कि किस तरह जेनेटिक स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है। और हुकूमत को आगाह किया जा रहा है कि ये अब शक्ल आ गई है। अब कैपा वेरिएंट भी हमने डिटेक्ट कर लिया है, जो हाल में डिटेक्ट हुआ है कराची में, ये एक नया वेरिएंट है। तो ये नई नई वेरिएंट शक्लें आती जा रही हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा अगले साल, 2 साल, 3 साल तक, जब तक कि आपकी दुनिया की 80 या 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती और पूरी दुनिया में नहीं दब जाता। खाली एक मुल्क में दबना काफ़ी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप वैक्सीनेट की बात करें तो प्लीज़ मुझे समझाएं कि जैसे जैसे कोविड अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर रहा है, तो यकीनन फिर वैक्सीनेशन में भी तब्दीली आनी चाहिए। जिन वैक्सीनेशन का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, कि अब हम ये सोचें कि आने वाले वक्त में मज़ीद कोई नई वैक्सीनेशन आएगी जो दोबारा लगवानी पड़ेगी? बिल्कुल ये होता रहेगा। वैक्सीन डेवलप करने में साल 1.5 साल कम से कम लगते हैं, अगर इमरजेंसी तौर पे भी अगर उसको अप्रूवल दिया जाए, जबकि इसको शक्ल बदलने में हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं। तो आप वैक्सीन के मामले में हमेशा साल 2 साल पीछे रहेंगे। और अब जो नई वैक्सीन डेवलप होंगी डेल्टा वायरस के ख़िलाफ़, वो उनको आने में अभी साल भर कम से कम या 1.5 साल लगेगा। लेकिन क्योंकि वैक्सीन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं तो काफ़ी हद तक कवर कर लेती हैं मुख्तलिफ शक्लें जो आती हैं, लेकिन उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स आपने एक शक्ल पे किए होते हैं और वो वैक्सीन जब तक आती है, जब तक वो शक्ल बदल के कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर लिया होता है, तो इफ़ेक्टिव तो रहती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन उसकी एफिकेसी जो है वो कम होती जाती है। इस वजह से नई नई वैक्सीन भी आएंगी और नई नई शक्लें भी आएंगी इसके आपके सामने। सही, और शक्ल जो है तब्दील करने में बड़ी तेज़ी भी ये दिखा रहा है कोरोना। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसमें हर एक मुमकिन जो इसका हल है वो यही है जो हम डेली बेसिस पर आपको बताते हैं कि प्लीज़ एहतियात करें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, और साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है फिर भी मास्क का इस्तेमाल आप जारी रखें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू करते हैं। फैसल, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि जो चौथी लहर है ये ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए साबित हो रही है क्योंकि शायद लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, अब हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें शायद जनाब एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, समाजी फासले को मेनटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी वायरस इस दुनिया में फैले हैं, जो तारीख़ है वो ख़त्म होते रहे हैं, लोगों ने उससे लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये बहुत डेडली होता रहा है। तो शो में जो है हमने कोरोना वायरस के हवाले से बात की है और अब हम जो है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं कि वो हमारे दिलों में अभी तक जिंदा है और ना जाने रहती दुनिया तक किस तरह से जिंदा रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब। आपको बताएं कि शादी का मुकद्दस रिश्ता अब अपनी पहचान खोने लगा है। अदम बर्दाश्त इसको कहें या फिर हम ये कहें कि शायद सोच का जो है फुकदान ख़त्म हो चुका है, या फिर दोनों जो लोग हैं, लड़का हो या लड़की, उसे लगता है कि ठीक है नहीं चल पा रहे तो ओके फ़ाइन, हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा निकाह कर लेंगे। लेकिन इस तरह की सोच के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में डिवोर्स और जो खुला है उसका रेशो बढ़ता जा रहा है। लाहौर में रवां साल कितनी ख़वातीन ने अदालतों से खुला लेकर रिश्ता ख़त्म करने की अपील की, और ख़वातीन को खुला लेने की ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अरशद अली की, फिर इस पर बात करेंगे। हजारों ख्वाहिशों, उम्मीदों और दुआओं का नाम शादी। ये रिश्ता इंसान अपनी पसंद से बनाए या अपनों की पसंद से, लाख बार सोच विचार के बाद। साल 2021 के पहले 6 माह के दौरान 4738 जोड़ों में अलैदगी हुई, यानी यौमियत 26 रिश्ते टूट गए। गुज़िश्ता बरस ये शरह यौमिया के हिसाब से आधी थी। गुज़िश्ता साल 2020 में 2480 खवातीन को खुला की डिग्रियां जारी की जाती रहीं।
ताहम यौमिया 13 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गई। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस अप्रैल और मई के दौरान खुला की डिग्रियों के ऊपर समाअत नहीं हो सकी, जिसका असर 2021 में देखने को मिल रहा है। रिश्तों को दीमक की तरह कौन चाट रहा है? जी हाँ, झूठ। खुला जो है मैंने बहुत सारी उसकी रीजंस की वजह से अप्लाई किया। एक तो उसका फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, शक, तहमतें, खर्चा ना देना, फ्रॉड, झूठ, इस वजह से। वकला और साइरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। शादी से पहले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये हम्बल होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इज्जो इनकसारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो ये समझते हैं कि अब हम हाकम हो गए हैं और ये महकूम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप एटलीस्ट अपनी बीवी को मेंटली सुकून दें ताकि वो सरवाइव कर सके। पैसा ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर सुकून ना हो तो गुजारा नहीं होता। अगर रिश्ते सोच की सीढ़ी पर चढ़े बगैर जज्बात की बुनियाद पर बनाए जाएं तो शादी नहीं बर्बादी होती है। गुज़िश्ता साल 2020 के दौरान लाहौर की 11,503 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गईं। ताहम माहिरीन कहते हैं कि खुला की रेशो इस साल मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एक बहुत अहम हमारा सोशल इशू है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अमशा चौधरी और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। तो सबसे पहले आलिया साहबा आपसे शुरू करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। क्या वजह है कि ख़ातीन जो है वो अदालतों से खुला लेने के लिए तेज़ी से रुजू कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है जो उसका सरपरस्त बना रहे। तो उसको एक खुला के बाद फिर किसी की सरपरस्ती में जाना पड़ता है। सबसे खूबसूरत तो ये बात हो कि जो पहला सरपरस्त, पहला शौहर हो, वही ज़िंदगी में रहे और उसी के कंधे पे इंसान जाए। इस जुमले का कोई ये मतलब ना समझे कि औरत ने जुल्म, तशद्दुद, इज़्ज़त, बेइज्जती सब चीज़ें माफ़ कर देनी है। नहीं, जिस घर में उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है और जिस घर में उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि औरतें जान हार देती हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, वो वहाँ नहीं रह सकती। खुला पहले औरत को इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी और हम ये जुमला सुनते थे, मर्द कहता था ना तुम्हें रखूँगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसा बना के रखूँगा कि अज़ियतनाक ज़िंदगी हो जाएगी। तो खुला की एक कानूनी उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीका इख्तियार किया, 3 से 6 महीने में अब खुला हो जाती है। अब खुला की वजूहात पे मैं आ जाती हूँ। अगर तो बच्ची जाती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वहाँ पर एक टसल होती है किसकी, कि उस मर्द को खींचती है माँ अपनी तरफ और बीवी खींचती है अपनी तरफ। और अगर बहन भी हो जाए तो बहन भी किरदार सब मिलकर खींचते हैं। वो अपना अच्छा रोल अदा करें औरतें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ भी मर्द को आज़ाद नहीं छोड़ सकती। तुम मर्द हो, तुम महरम हो, तुम सरबरा हो, करो ना बैलेंस सब में। और अगर तुम बैलेंस नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरी तरफ तुम दूसरी शादी की तरफ कहते हो मैं 4 को रख सकता हूँ। मैं तो उन्हें जानती हूँ जो 1 को रखते हैं और उस वक्त वो बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। तो मर्द की सबसे बड़ी सलाहियत तो ये है कि वो बैलेंस करना सीखे। अब अगर मैं उनको देखूँ कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं जाती तो वहाँ बच्चियों के अंदर ये शौक होता है कि भाई मेरी दोस्त ने ये ख़रीदा, उसने ब्रांडेड पहना, मुझे दो। तो वहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा ख्वाहिशात दिखाकर उन मर्दों से कभी कभी फासला कर लेती हैं। कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक जुमला बहुत तकलीफ दे लेकिन बोल देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जब बेहतर से बेहतर मिलने लगती है ना नेट के थ्रू, तो लड़का है या लड़की है दोनों निकल रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है कि हमने एक शादी करके उसको निभाने, अपॉर्चुनिटी ये है कि अच्छा ये तो मुझे ये पैसा दे रहा था, ये वाला सुकून दे रहा था, अब कोई और उससे बेहतर मिल रहा है तो इसको छोड़ के हम उधर चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कितनी लॉन्ग टर्म होती है? बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि उसके कुछ अरसे के फ़ौरन बाद आपको तीसरी चौथी। तभी तो मैं कहती हूँ नफ्स को काबू करो, वरना 4 के बाद भी ना औरत को सुकून आएगा ना मर्द को सुकून आएगा। और जो आपकी जिम्मेदारी है ना वो इस रिश्ते को निभाना है। निकाह अल्लाह को पसंद है लेकिन तलाक खुला सख्त नापसंद है। और शादियां जो हम चाहे औरत करे, अच्छा एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पहले हम मर्दों की कहानियाँ सुना करते थे, अब हम ख़वातीन की भी कहानियाँ सुनते हैं और वो मुकाबले पर आ गई हैं। मुकाबला ये है कि ये क्या समझता है कि मैं अब किसी नाकारा हो गई हूँ या मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता या कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं भी इसको दिखाती हूँ कि मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है। ये बात मैं बड़े वसूख से इसलिए कह रही हूँ कि शेल्टर होम में मेरे पास ख़वातीन आ रही हैं जिनको अगर शौहर ने किसी किस्म का
इश्तियाल दिला दिया या उनको टाइम नहीं दिया या अप्रिसिएशन नहीं दी, तो फ़ौरन डाइवर्ट हो जाती हैं पैसे में तंगी की उस तरफ जो इनकी तारीफ़ करता है, जो इनको फैसिलिटेट करता है पैसों से। सबसे पहले किसी औरत को अगर कोई तारीफ़ कर रहा है खामा खां बगैर रिश्ते के और उसको फैसिलिटेट कर रहा है पैसों से, आप वहीं रुक जाइए। और जो मर्द या औरत अपने घर की बुराइयां बाहर जाके करते हैं एक दूसरे की, अपने दोस्तों से, समझ लीजिए यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अपनी माँ बहन से बात की जा सकती है, उनसे नहीं। अब मुकाबले की फिजा ये है कि हम भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे। मर्द के पास तो क्योंकि 4 की इजाज़त है, वो छुप के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, जबकि मैं मानती हूँ कि निकाह वो होता है जो अलल ऐलान किया जाए, जो छुप के किया जाता है मैं उसको निकाह ही भी नहीं समझती। ये बड़ा अहम इशू है, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि अब शामिल करते हैं रमशा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। रमशा, जिससे हम बात करें कि खुला की लेने की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, आपके पास भी यकीनन केसेस आते होंगे। ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं कि ख़वातीन क्यों इस तरफ जाती हैं कि उन्हें खुला चाहिए, उन्होंने खुला लेने के लिए अप्लाई किया है? हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते रहते हैं एंड इट इज़ यूजुअली यंग गर्ल्स। अगर आप एज लिमिट्स देखिए तो मोस्टली 25 ऑनवर्ड्स टिल 35 इयर्स की एज लिमिट में गर्ल्स आती हैं। जो ओल्डर विमेन होती हैं वो एज सच उनकी टेंडेंसी नहीं है टुवर्ड्स डाइवोर्स एंड खुला, बिकॉज उनके माइंड में एक वो जो होता है पुराने स्टाइल का कन्वेंशनल माइंडसेट होता है उनका। दे बिलीव कि डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए, जब शादी होगी तो जनाजा ही उस घर से उठेगा। सो अब आजकल की जो यंग लड़कियां हैं मोस्टली उनके प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं और उनकी 2-3 ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़का हमें तंग कर रहा है, हमें खर्चा नहीं दे रहा। दूसरा वो लोग कहती हैं कि लड़के का कहीं अफेयर चल रहा है या हमें कोई और पसंद है। या तीसरा वो लोग कहती हैं कि हमारी सास वगैरह के साथ नहीं बन रही या हमारी उनकी फैमिली के साथ नहीं बन रही, हम एडजस्ट नहीं कर सक रहे। सो अगर आप इन तीनों इनहेरिट प्रॉब्लम्स को देखें, इनका हर जगह सोल्यूशन है, बट आई बिलीव दैट हमारे लॉ ने ऑलरेडी एक लूप होल दे दिया है इन सब खुला के जो औरतों को एक्सेस मिल गया है वो बहुत ज़्यादा दे दिया है हमारे लॉ ने। और एक्सेस इस तरीके से दे दिया है कि हमारे लॉ के अंदर कहा गया है कि अगर आपका रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड बिकम्स इंटॉलरेबल को भी अब हम लोगों ने पेशेंस लेवल को हम लोग एक एक्सट्रीम पे जाकर देखना चाहिए, मगर हम लोग उसको एक्सट्रीम पे नहीं देखते। अगर एक थप्पड़ लड़की को पड़ा है, शील बी लाइक माई लाइफ हैज़ बिकम इंटॉलरेबल, जबकि इंटॉलरेबल वर्ड यूज किया गया है, लॉ ने उसको बहुत वाइड मीनिंग दिया है, बट इट वाज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, इट वाज यूज्ड फॉर अब्यूज। उसको हम लोग सही तरीके से रीड नहीं कर रहे, इंटरप्रेट नहीं कर रहे। द कोर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग, उनके सामने एक सेट प्रोसीजर है, ये इंसान की अपनी विल है। अब हमारे माशरे के अंदर हमारे पास एक सेट लॉ है, कोर्ट का लॉ है, दूसरा हमारे पास लैंड का लॉ है जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट लॉ है, और तीसरा लॉ यहाँ पे इस्लामिक और मोरालिटी का लॉ है। हम अपनी मोरालिटी को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। एज ए लॉयर, एज ए ह्यूमन, आई बिलीव दैट हमारे माशरे के अंदर इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही और हमारी मॉरल वैल्यूज खराब हो गई हैं। अच्छा रमशा, हमारे अंदर ये पेरेंट्स कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये जो हमने बात की है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके पैमाने को जांचने के लिए हमारे पास यार्ड स्टिक क्या है? क्योंकि किसी की नज़र में हमारी बहुत सी जो पुरानी भी औरतें थीं उन पे जितना भी तशद्दुद कर लिया जाता था, उन्होंने जी घर बसाना है और वो वही वाली बात आपकी जनाजे निकलेगा। लेकिन एक थप्पड़ हो, 100 हो या एक फिंगर का टच हो, मेरी नज़र में वो वायलेंस है। और अगर आज आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस एक टच को, उस एक थप्पड़ को, उस एक गाली को, तो वो उस बंदे को या फिर उस ससुराल को या फिर उस मैके को भी आगे शेर बनाता है। और फिर वो ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ बर्दाश्त हो सकती है तो फिर आगे 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त होंगे, फिर आगे 3 घूंसे भी बर्दाश्त होंगे। तो हमारा यार्ड स्टिक क्या है इसको जांचने का? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बता दूं। देखिए, एज अ ह्यूमन वी इवॉल्व एंड व्हाट वी लर्न इन आवर पास्ट हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है? क्या हमने अपने बेटों की या अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से की है कि वो आगे जाकर किसी और इंसान को, किसी और बंदे को हर्ट करें? If we have done that in the past,
उसकी रेमेडी अब नहीं हो सकती। रेमेडी अगर हमने फ्यूचर में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो वी हैव टू अपब्रिंग आवर चिल्ड्रन इन अ वे जिसमें हम उनको सिखाएं और बताएं कि नहीं, अगला पर्सन एज अ पर्सन है, उसकी एक बाउंड्री है, आपने उसकी एक बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, आपने उस बंदे को रिस्पेक्ट करना है, उस पे हाथ नहीं उठाना। नाउ द डैमेज हैज बीन डन, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट amend it, but we can amend it by implementing the laws, by implementing a state of mind which the society accepts। और अब हम लोगों को laws को implement करना चाहिए और जो हमारे पास कवानीन है, रिपोर्ट कर सकते हैं आप पुलिस में, डोमेस्टिक वायलेंस सेल बना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, यू कैन कॉल देम एंड देन यू कैन रिपोर्ट एनीथिंग। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जब आपको लगे कि अच्छा चीज़ें अभी भी कंट्रोल नहीं हैं, चीज़ें अब ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आप खुला की जानी बढ़े। ठीक भाभी, आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे कहा कि मर्द को ये लगता है कि मुझे भी ऑप्शन मिल जाएगी, औरत को लगता है कि ठीक है मुझे भी एक ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन इसमें बच्चे रुल जाते हैं ना। मर्द को भी ऑप्शन मिल गई, उसने दूसरी शादी कर ली, औरत को भी ऑप्शन मिल गई, वो भी दूसरी शादी कर चुकी है, बच्चे कहाँ पर हैं, उनकी जिंदगी तबाह होगी। और बच्चे तो उस वक्त से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब माँ बाप की पहली लड़ाई होती है। ऐसा ही है। और बहुत दुख से बताऊं कि शेल्टर होम में वो बच्चियां जिनकी शादी को 1 आध साल हुआ या 2 साल हुआ, वो प्रेगनेंसी में शेल्टर होम पहुंच चुकी हैं कि मतलब अलग हो गए हैं या होने वाले हैं, और ना मैका रखता है ना ससुराल रखता है। ये मियाँ बीवी तो अलग हो जाएंगे, अब नतीजे में जो औलाद आएगी ये दोनों को नहीं चाहिए, ना माँ को, ना बाप को, ना ससुराल को, ना मैके को। ये शेल्टर होम की जीनत बनेंगे और अल्लाह करेगा नहीं बनेंगे यहाँ के, ये जाएंगे तो एडॉप्शन के लिए किसी बेहतरीन घरों में। लेकिन ये माँ बाप सोचे कि इनके लिए कितनी तकलीफदेह बात होगी जब इनसे सवालात अल्लाह भी करेगा और हिसाब तो दुनिया और आखिरत में होगा। अब अगर मैं औरत की बात करूँ, हम बार बार कहते हैं पुरानी औरत, पुरानी औरत। मैं तो आज भी समझती हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा अजीम औरत थी, ठीक है, और उसने जो चीज़ें बर्दाश्त की। मैं अगर अपनी मदर की बात करूं, सिंगल पेरेंट थी क्योंकि अब्बा की डेथ हो गई जब मैं 11 साल की थी। आज मैं जो भी प्रोडक्ट हूँ ना, मैं अपनी माँ का प्रोडक्ट हूँ। मेरी माँ ने ना तो दूसरी शादी की, ना घर से बाहर कदम निकाला। एयरफोर्स में अब्बा थे, पेंशन आती थी, अच्छा माशाल्लाह पैसों की तंगी नहीं थी, माँ ने इज्जत से ज़िंदगी गुजार दी। तो मेरा जैसा प्रोडक्ट अल्लाह ने बनाया और मैं आपके सामने हूँ। अब वो माएँ जो इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, जिन्हें तलाक होती है, जो बेवा होती हैं, जो बहुत जल्दी मना नहीं है, ना कानून में, ना इस्लाम में, ना इखलाक में, कहीं मना नहीं है, वो जा सकती हैं दूसरी तरफ, दूसरी शादी की तरफ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में गए, जन्नत की तरफ गए, तो कोई औरत दरवाजे पे खटखट कर रही थी, नॉक कर रही थी। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन सी औरत है? कहने लगे ये वो बेवा औरत है जिसने बेवा होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश की खातिर अपने नफ्स को ख़त्म कर लिया, तो ये इतनी जन्नत की हकदार है कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब औरतों की, जो मैं अपनी माँ पुरानी औरतों के लिए एक बात करना चाहूँगी, तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में ज़माना लगा मुझे। हमने बहुत मेहनत की, हम औरतों ने। प्लीज़ इस फ़ख्र को कंटिन्यू कीजिए, जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। वट्टे सट्टे की शादियाँ नहीं कीजिए, शादियों में कंपैटिबिलिटी भी चेक कीजिए। कम उम्री की शादियाँ, 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो निकाह को पता है क्या समझती है? मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा फ़ोटो शूट होगा, फैंटेसी, कपड़े होंगे। फैंटेसी नहीं है, निकाह एक बहुत मुक़द्दस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको, इस रिश्ते को इंजॉय करने के लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। जो लोग उस लेवल के नहीं होते वो इसको चला नहीं पाते। लेकिन जो लोग इसको चला नहीं पाते उनके लिए भी मैं एक बात कह दूं कि जो पैसे की मद में आगे बच्चियां जाती हैं। छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद। मैं नए घर में बहुत रोया, पुराने के लिए शेल्टर में आने वाली बच्चियां उन पहले घरों को बहुत याद करती हैं, जो नासमझी में उसको तोड़ देती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। हर फैसल भाई, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दौलत के पीछे नहीं भागो और ये नहीं सोचो कि गैर अगर तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त ही है। और आखिर में मुख्तसरन हम इसको कंक्लूड करते हैं, गो के ये ऐसा मौजू है कि कंक्लूड करना इसको मुश्किल हो जाता है। हम इस पे करें, लेकिन भाभी ये बात है कि जब ये तमाम तर मामलात हो रहे होते हैं, ये तो हमारे मज़हब में भी बड़ा क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर अलहदगी की तरफ जाना भी है तो फिर वक्त दो एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे में उन लोगों का किरदार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो डायरेक्ट लिंक में हैं, वो मिल बैठें, वो समझाएं। क्योंकि जैसे कि आप दोनों ने एक बात की कि एक होती है प्री मैरिज फैंटेसी और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। उन लोगों को साथ बिठा के गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो रिश्ते को जोड़ें, ना कि उनको जो तोड़ें। मैं उससे भी आगे जाती हूँ, अलहदगी हो गई,
अलहदगी के बाद भी इद्दत तक मर्द को चाहिए उस घर को छोड़ दे, अपनी बीवी को इज्जत से वहाँ रहने दे। उससे क्या होगा, उसके बच्चे सीखेंगे कि रिश्ता कितना मुकद्दस होता है। अगर ना भी बन पाए तो छोड़ने के भी तरीके होते हैं, जैसे मिलने के ज़वाबित होते हैं ना, यूं ही बिछड़ने के भी ज़वाबित होते हैं। लेकिन इसको एजुकेट कौन करेगा? हमारे यहाँ तो चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। शादी में जो बच्चियाँ बहुत जल्दी पसंद कर लेती हैं एक दूसरे को, उनको ये पता, उनको अपने माँ बाप की मर्जी इसलिए बीच में रखनी चाहिए कि उसमें उनकी समझदारी, उनकी दूरबीनी, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। हमारे यहाँ तो बस एक कह दिया जाता है पसंद की शादी हमारा हक है, हमारी मर्जी है। और ख़ास तौर पे वो जो एक मेरे जिस्म वाली एक चीज़ चल रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों को हिला दिया है। पसंद 100% लड़के और लड़की की होनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में समझदारी कहाँ से आएगी? अब कोर्ट में अभी मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत और कानून क्योंकि एक उस पर नहीं होते। 13 साल की बच्ची की शादी हुई है, अब वो 13 और हुई वो कोर्ट में ही है। अब उसको किस तरह से बड़ा करके दिखाया गया, क्या पेपर में उन्होंने काम किया, वो शादी चली भी नहीं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो बच्चे एक्सपेक्ट होके, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी हुई नहीं कि वो फ़ौरन सवाल आता है भाई अब खुशखबरी कब है। तो शादी के 1 साल के बाद ही आपके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो औलाद की जिम्मेदारी है, वो आपके पास आ जाती है। हम अगर इसको देखें और एक कूजे में बंद करें तो शादी या निकाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और प्लीज आप इस तरफ तभी कदम उठाएं जब आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। एक चीज़ अपनी बच्चियों को कह दूं, प्लीज़ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आप मर्द का मुकाबला कीजिए तालीम में, तरबियत में, खुराक में। लेकिन अगर आपका शौहर किसी गलत तरफ जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ मुकाबला ना कीजिए। वो औरतें जो अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर बैठती हैं, उनका मेंटल सुकून मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो ख़वातीन जो दूसरों के घरों को ख़राब करती हैं, पहले उनका होता है ख़राब, फिर दूसरों का करती हैं, मैंने उन्हें बहुत बेसुकून पाया है। बेहद शुक्रिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी। रमशा, आपका भी बेहद शुक्रिया। फैसल, हम जो बात कर रहे थे कि निकाह या शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप इस तरफ तभी कदम उठाए जब आप मेंटली तौर पे तैयार हों कि हाँ बहैसियत लड़का या लड़की हम ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। तो जैसे कि अपने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि हम बहुत अहम बात करने वाले हैं, और बहुत अहम बात क्या हो सकती है जश्न आज़ादी के अलावा? इसके अलावा क्या हो सकती है? जश्न आज़ादी है और ऐसे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न एक रोज़ बाद मनाया जाएगा। वैसे हम 2-3 रोज से मना रहे हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। वैसे हमें पूरा साल मनाना चाहिए, इसलिए हाँ पूरा साल मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे में गली गली, नगर नगर सब्ज हिलाली परचम लहराए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी तैयारियां ना वो भी देखने के लायक होती हैं। हाँ, और कोई वो जो आपने कहा तैयारी, मुझे याद आ गई कि सब इशारा बाजे, प्लीज इस दफा बाजे किसी बच्चे ने नहीं खरीदे ना, आराम से मनाना जश्न आज़ादी। बच्चे ने भी नहीं खरीदे, किसी बड़े ने भी नहीं खरीदे, पापा कहीं नहीं कर रही आपने। अच्छा जी, हर सू आज़ादी के रंग नजर आ रहे हैं और मिलनी नगमे जो हैं वो भी गूंज रहे हैं। ऐसे में हम भी इस जश्न की तैयारियों को दुबाला करने के लिए आपकी मुलाकात किससे करवाएंगे? एक ऐसे गुलकार से जो 1 नहीं 2 नहीं 14 आलाते मौसीकी पर महारत रखते हैं। जी हाँ, आप फुटेज भी देख सकते हैं कि बांसुरी हो, वायलिन हो, गिटार हो, ये पियानो हो, सितार हो या फिर और भी बहुत कुछ, ये बहुत महारत के साथ बजा सकते हैं। इन्होंने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पाकिस्तान का तराना बनाया है। 11 आलाते मौसीकी और इन पे जो है वो महारत इन्होंने दिखाते हुए जनाब वो जिस तरह से कमाल किया। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी धुन अच्छी? मेरे फेवरेट जो है सबसे पहले तो वायलिन, उसके बाद सितार, क्योंकि वो एक सुकून की है ना। और जो अगर आप ट्रेडिशनल फ्लेवर की बात करें तो उसमें जो गिटार है, पियानो है, इसके अलावा भी बांसुरी सबसे जो सुकून बख्शती है ना आवाज़ की, वो बांसुरी राग यमन में इन्होंने ये सारा किया है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड शहरी खान। शहरी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं, ये इतने सारे आलाते मौसीकी पर महारत रखना कितने अरसे में आपने सीखा और इतनी आपको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सीधी सी जो बात है, क्योंकि ये सब की सब मेरे रब की देन है, खुदा का फजल है मुझ पे कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मेहनत एक और चीज़ है। मेहनत, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक वो अपने आप में मेहनत करते हैं तो वो कुछ और बात है। जब वो रूहानियत में अटैच होते हैं तो फिर उसका अजर और उसका सिला आपको डायरेक्ट वहाँ से मिलता है। तो मेरी इतनी मेहनत नहीं है जितना मुझ पे फजल है, तो ये
खुदा का फजल है मुझ पे, मेरा कोई कमाल नहीं। जबरदस्त। अच्छा, जब जब आप बड़े उस्ताद के साथ काम करते हैं तो वो थोड़ी सी जो झलक है ना आपकी शख्सियत में भी नजर आता है। इस वक्त आप लेजेंड आबदा परवीन के साथ काम कर रहे हैं, ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ होता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि ये सब कुछ मेरे हिस्से में आया। और एक लफ्ज़, बहुत सारे लोग जहाँ भी आबदा परवीन जी का नाम आता है तो लोग मतलब सिर्फ एक यही लफ्ज़ कहते हैं, वाह 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 वाह। तो मतलब इसके बाद जब उनका यूँ सर हिलता है और अंदर से एक उनकी इनर फीलिंग्स निकलती हैं उनके लिए, तो मेरे ख्याल से मेरे अल्फाज तो बहुत छोटे से होंगे, अगर मैं उनके लिए कुछ कहूँगा तो वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम। जो आपने बात की है ना, जितना बड़ा आपने नाम लिया है और जिस तसव्वुफ़ के रंग में ढल के वो अपने कलाम पेश करती हैं, उस रंग का एक छींटा किसी पे पड़ जाए तो वो जो है बहुत आगे जा सकता है। और आप तो बाकायदा उनके साथ उनकी शागिर्दी में काम कर रहे हैं, तो यकीनन 14 अगस्त भी आने वाली है, माह आज़ादी है, इसके मुनासबत से अगर आप हमें कुछ सुना सकें तो। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ। दिलों में कोई ख्वाब था छुपा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ। अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का। ये ताजगी, ये जिंदगी, ये चांदनी, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये चांदनी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वक्त में बैक टू बैक कितने आलाते मौसीकी आप बजा सकते? बस वैसे हमने वो वीडियो में तो दिखाया, लेकिन फिर भी हमारी आवाम के साथ बैक टू बैक बड़ा मुश्किल है। इकट्ठे नहीं, इससे थोड़े से और इंक्लूड हुए हैं, मतलब करता हूँ काफ़ी और भी कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ बजाना एक और चीज़ है, उसको उसके हिसाब से बजाना एक और चीज़ है। ये तो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट आप उठा के बजा लेंगे, वो लाइक तो वो बजाना कुछ और है, उस पर कमांड रख के बजाना एक और चीज़ है। तो वो 14 है फ़िलहाल। और चलिए, हम आपसे रुखसत तो लेंगे लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। जाते जाते कुछ ऐसा सुना जाए कि हमारी हुब्बुल वतनी जो है वो मज़ीद ताज़ा हो जाए।
सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, और इसी तरह आपके भी इस टैलेंट को इसी तरह आबाद और शाद हर दफा हमें एक नई धुन नए अंदाज में सुनने को चीजें मिली। बहुत शुक्रिया आपका शायरी। और अब आगे बढ़ते हैं शो में। कराची, जब हम जश्न आज़ादी की बात कर ही रहे हैं तो कराची में आज़ादी के मुनासबत से सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम आज़ादी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबिज़ 11 और मुहाफ़िज़ 11 मध्य मुकाबला है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, क्रिकेट और शोबिज़ स्टार्स भी मैच देखने पहुंचे। जनाब, तकरीब के दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया। शुरका ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। सनसनी मुकाबले के बाद शोबिज़ टीम ने जीत अपने नाम की। कोर कमांडर कराची ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। जनाब, तो जश्न आज़ादी, और जैसे हम कह रहे हैं कि अब तो जनाब अब दिन भी नहीं बल्कि अब कुछ घंटे हैं ना जश्न आज़ादी का जश्न शुरू होने में, तो हर कोई अपने अपने अंदाज से जश्न मना रहा है। और ये जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये कराची में कल जनाब क्रिकेट का हुआ था एक इनेकाद, और जिसमें जीत हुई शोबिज़ सितारों की। भी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। एक बार फिर नया दिन में खुशामदीद। सियासी मैदान का रुख कर लें और कुछ बात हो जाए PDM की। मुतहर्रिक हो रही है ये, लेकिन लगता है ऐसा है कि इस बार ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। और ये देखें ना, ये जो इत्तेहाद बन रहा है, इसमें कल मैं एक टॉक शो में सुन रही थी, कहा जा रहा था जनाब कि अगर पीपल्स पार्टी में ज्वाइन नहीं करती हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि PDM को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को PDM की ज़रूरत है। PDM के जो रहनुमाओं हैं उनका अहम इजलास, और उस अहम इजलास में अपोजिशन के कुछ लोगों पर एस्टैब्लिशमेंट से राबतों का इल्ज़ाम भी लगाया है। शेख रशीद तो कहते हैं कि PDM में कोई जान नहीं है। इजलास जो है अंजुम 27 बाहिमी की बैठक थी। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कबूल नहीं, लेकिन अगले इंतखाबात में भी धांधली का रोना रोएंगे। इसके अलावा पंजाब में भी एक सियासी मामला बहुत गर्म है, और वो है पिछले दिनों का, यानी फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोके जाने का। मामले खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शायद उनका नाम मेहमानों की फहरिस्त से स्पीकर पंजाब असम्बली ने निकलवाया। अच्छा, वैसे जिस दिन फिरदौस आपा को रोका गया था उस दिन भी यही खबरें गर्दिश कर रही थी। जब जब उन्हें लिस्ट दिखाई जा रही थी तब तब यही कहा जा रहा था। गुज़श्ता रोज जब समा के सवाल पर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने जवाब देने से इनकार किया, उनसे पूछा गया था कि पंजाब असम्बली में फिरदौस आशिक अवान की एंट्री किसने बंद की थी। इस समय दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान बसरा साहब ने। बसरा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। PDM पे तो हम ज़रा थोड़ी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो हम फुटेज दिखा रहे हैं, मनासर दिखा रहे हैं, आप आती हैं अंदर जाने के लिए फुल तैयार है, लेकिन रोक दिया जाता है कि आपका नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है। आप जरा बताएगा, अब तक आपके पास क्या इत्तलात पहुंची? किसने रोका? नाम था, ये निकाला किसने, रोका किसने, किसके कहने पर ये हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्योंकि ये बात बन गई है और जब बात बन जाती है तो फिर टेलीविज़न के ऊपर यूं ही बात शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल में रोकने वाले तो दोनों बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो स्टाफ है असम्बली का, उन्होंने रोका है। असल में हुआ ये है इसमें महक और फैसल, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब हम एक नई उस दिन हल्फ उठा रहे थे हमारे PP 58 से जो कैंडिडेट जीत के आए थे, तो वो 38 से सॉरी, तो वो उन्होंने एक लिस्ट दी हुई थी अपने मेहमानों की, और क्योंकि हल्के से जब वो जीत के आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ आ गए थे असम्बली को ज्वाइन करने के लिए कि हम उनको देखते हैं हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में। तो आपा का नाम इसलिए उसमें उन्होंने शामिल नहीं किया होगा कि वो समझते थे कि वो खुद ही चली जाएंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सख्ती से मना किया था कि जो लिस्ट है उसके मुताबिक ही लोग आएँ, क्योंकि यहाँ पे तो 700-800 लोग इकट्ठे होकर आ गए हैं हमारी हल्फ बर्दारी की तकरीब को देखने के लिए। तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था ना कि आपा जी का नाम नहीं होगा या होगा तो उनको रोक लिया जाएगा। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी जो असम्बली के स्टाफ को कि बगैर लिस्ट में नाम के किसी को आपने अंदर आने नहीं देना, ताकि ये ना ओवर क्राउडेड हो जाए। बस वो आपा आई तो उनका नाम नहीं था, वो नाम नहीं था, तो आपके कैमरामैन जो हैं वो तो पता है आपको। लेकिन बसरा साहब देखिए, खबर की तलाश एक्चुअली जो हकाइक हैं और जो हैपनिंग्स है ना उनको आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, फिर उस पर सवाल उठते हैं, फिर उस पर जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। एक अहम शख्सियत का नाम जिनकी कुछ दिनों पहले बड़ी तारीफ हो रही थी, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, सियालकोट में जीत पर उन्हें शाबाश मिल रही थी, लेकिन अचानक से नाम निकाल देना, नाम ना होना, ये गफलत है। आप ये समझते हैं कि ये गफलत की या फिर ये क्लेरिकल मिस्टेक कहीं से?
अच्छा महक, मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज करूं कि आप इसको गफलत बिल्कुल कह सकते हैं, नेग्लिजेंस कह सकते हैं, नाम मेहमानों की फहरिस्त में ना होना बिल्कुल एक गफलत है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, लेकिन ये तो हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है। जैसे हम भी जैसे कौमी असम्बली में जाते हैं, हमारे पासिस बने होते हैं, और अगर पास समटाइम नाम भी बना हो तो वो लोग हमें क्योंकि सब जान रहे होते हैं तो वो पास के बगैर भी कभी दरगुजर भी कर देते हैं, कभी रोक भी लेते हैं, लेकिन हम कैमरे की आंख से बच जाते हैं। आप बच नहीं पाई हैं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। बाकी सारी ज़ेब दास्तां के लिए वो जो है ना शेर कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा महक, फैसल, आप लोगों ने देखा कि इस इंसिडेंट के जो कि अब इंसिडेंट बन गया अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद वो गवर्नर हाउस में मौजूद थी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मुलाकात भी उनके साथ हुई, गवर्नर साहब के साथ भी हुई, तो थिंग्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल आफ्टर दिस इंसिडेंट। लेकिन अब क्योंकि ये बन गया है तो आप लोग बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो बात से बात बन जाती है ना, इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं है। और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो इस बात को हम यहीं रोकते हैं। अब कुछ दीगर मामलात पे हम आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। ये पीडीएम है फिर मुत्तहिद हो रही है, अगर तो ये इत्तेहाद मजबूत होता है तो क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है आने वाले दिनों में? अच्छा, आप जो पीडीएम का आप लोग नाम लेते हैं, यकीन माने हमारी तो हंसी छूट जाती है। ये पीडीएम का पुराना वेरिएंट ही है, वही वेरिएंट है जो एनआरओ वेरिएंट है, इसके अलावा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इस एनआरओ वेरिएंट को जो पीडीएम लिए फिर रही है, अब दोबारा निकल आया है। जैसे आपको कोरोना वेरिएंट है ना, अब डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, तो ये है असल में एनआरओ वेरिएंट, ये पुराना वेरिएंट ही है। इसको रूल ऑफ लॉ की 2 डोजेज ऑलरेडी लग चुकी हैं, अब ये सुकून के अंदर है लेकिन मौजूद रहेगा, इससे खतरा नहीं है। ये जुकाम से भी जैसे एक बिल्कुल एक आम जुकाम की तरह है। असल में देखिए, टू बी ऑनेस्ट, और बिल्कुल एक जो सही तज्जिया है इसका वो ये है, पीडीएम नाम का ये जो इकट्ठ है, जिसको अभी आपने अंजुमन सिताइश बामी का नाम दिया कि शेख साहब कह रहे हैं, मैं तो इसको रोज़े अव्वल से अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी कहता हूँ। ये तो सारा इकट्ठ है एनआरओ के लिए, ये सारा इकट्ठ है अपना पैसा बचाने के लिए। और अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की दोबारा गिरफ्तारी बिल्कुल अगले मोड़ पे खड़ी है, क्योंकि उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद है नैब के पास। वो अगले केस के अंदर जो टीटीयू का एक केस है उसके अंदर मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये जो अंजुमन सिताइश बामी जिसको आपने अभी नाम दिया है, जिसको मैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी कहता हूँ, ये सारे इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि एक तो रेलिवेंट रहें, खबरों में रहें। देखिए ना, अगर इकट्ठे ना होते तो आज महक और फैसल सुबह सवेरे नए दिन में इनकी जिक्र ना करते। ये जो एनआरओ वेरिएंट है, ये जो दोबारा पीडीएम का, इससे हमें कोई मसला नहीं है। ये वही एनआरओ वेरिएंट है जिसने एनआरओ लेने के लिए इससे पहले लंबे लंबे जलसे जुलूस करने की कोशिश भी की, फेल हुए, मिलियन मार्च के लिए निकले, फेल हुए। इसलिए ये अब सिर्फ खबर में रहने की जुस्तजू है, ये समा की स्क्रीन पे रहने की जंग लड़ रहे हैं कि हम समा की स्क्रीन पे रहें, खबरों में रहें, महक हमें डिस्कस करती रहें, फैसल हमसे हमारी बात करते रहें, इसके 5-6 अखबारों में रहें, 20-25 टेलीविजन स्क्रीनों पर हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट का कोई मकसद नहीं। वैसे बसरा साहब, फिर जिक्र आपका भी होगा, अगर शहबाज शरीफ साहब जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी बहुत करीब है, वो पकड़े गए तो फिर नून लीग ये कहेगी कि पीटीआई वाले तो पहले ही टीवी पे आके बता देते कि किसकी गिरफ्तारी कब होनी है और कैसे होनी है। जी महक, बिल्कुल मुझे अंदाजा था कि आप इसके बाद यही सवाल पूछेंगी और आपका यही पूछना बनता था। देखिए महक, मसला क्या है, हम नाउज बिल्ला हम कोई विलायत नहीं रखते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि हकायक ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और उनके फैमिली के खिलाफ जो केसेस हैं, उनके अंदर नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद हैं। कानून की अब्जद को जानने वाले किसी भी आदमी को पता है, कानून से रगबत रखने वाले किसी भी आदमी को पता है, रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हर आदमी को मालूम है कि इसका मंतकी तौर पे अगला मरहला क्या है। अगला मरहला देखिए, नैब के अंदर 3 मरहले होते हैं। पहले वहाँ पे एक इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी जो है उसको इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ला मोहल्ला गिरफ्तारी होनी होती है। तो ये इनके बहुत जो केसेस हैं 2-3, वो इन्वेस्टिगेशन से आगे जो है वो पहुँच चुके हैं गिरफ्तारी के स्टेज के ऊपर। ये तमाम जो बैठक सजाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी के नाम से ये जो एक गिरोह है, इन्होंने सजाई है। मसला क्या है कि अब शहबाज शरीफ समझते हैं कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, थोड़ा सा खबरों में रेलिवेंट रहेंगे, बात होगी। देखिए, अगर तो हुकूमत की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे वजीर आज़म अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, ये वो वजीर आज़म है जिसके साथ कौम डट के खड़ी है, और ज्यादा पिछले 2-3 वीक से एब्सोल्युटली नॉट वाला वजीर आज़म है। हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है।
इन जैसे लोगों से तो बिल्कुल खतरा नहीं है। ये तो उन्होंने कहा ना, ये तो अपने तर्कश में मौजूद तमाम सियासी तीर चला चुके हैं। लॉन्ग मार्च के नाम पे जो सियासी जलालत इन्होंने समेट ली है। गुजरांवाला से निकले मेरी फौज को गाली दी, मेरे इदारों को गाली दी, कराची में जाके उर्दू जुबान को गाली दी, बलूचिस्तान में जाके कहते हैं कोयटा जो है वो अपना बलूचिस्तान में जाके कह रहे कि हमें जो है वो मुतहदा जो है वो एक बॉर्डर करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। इनका माफिया ज़मीर कौम के बिल्कुल सामने है। ये पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के तकद्दुस के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा, ये लोग एनआरओ वेरिएंट हैं। बसरा साहब, आपने जो तरकश के तीर वाली बात की है तो उससे अब तीर की बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की, क्योंकि आपने काफ़ी गुफ्तगू कर ली है। आप हमसे कह रहे थे कि जी हम चाह रहे हैं कि हम उन्हें डिस्कस करें, आपने भी उतना ही डिस्कस कर लिया। नून लीग को अब ज़रा पीपल्स पार्टी का रुख करते हैं ना, तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पंजाब में तब्दीली लाने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। क्या मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी आपको ऐसी लगती है कि वो पंजाब में हलचल मचा सके? अच्छा फैसल भाई, देखिए अगेन मैं यही कहूँगा कि आपके प्रोग्राम में आके ना मुझे हमेशा इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ एक सब्सटेंशियल गुफ्तगू करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। देखिए पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है, लेकिन अब ये ख्वाहिश तो बिल्कुल ऐसे ही है, दीवाने के बड़ की तरह है। मैं आपके सामने हकायक रख देता हूँ। देखिए अभी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, वजीराबाद के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुआ, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ही सिरे से कोई नहीं है। सियालकोट के अंदर 2 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, डस्का का और अभी हम सियालकोट का एक PP38 का। इनका कैंडिडेट ही नहीं है वहां पे। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब के अंदर बिल्कुल एक ख्वाब हो चुका है। अब मैं आपको गुजरांवाला की मिसाल देता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ख्याल में 3 साल में कोई 10 दफा बिलावल साहब टाइम दे गुजरांवाला को कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आए हैं। वजह उसकी ये कहाँ पे आए भाई, कोई बिठा नहीं रहा, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। पंजाब के अंदर इनके कैंडिडेट्स ही सिरे से नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। सिंध के अंदर हाल ये है कि कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। और अभी मौजूदा चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री केस के अंदर ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आपको याद होगा कि सिंध में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। और ये जो बैगेज उठाए फिरते हैं उसके मुतालिक एक और सिंध हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है। तो ये इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोगों का एक टोला है जो सिमटते सिमटते अपनी कारकर्दगी और अपने अमाल की वजह से अंदरूने सिंध में सिमट चुका है। पंजाब आए, हम तो कहते हैं आए हुजूरे वाला, आए हम आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन लोगों को तो बताएं कि आप आ रहे हैं, आए तो सही एक दफा, कोई हमें बताएं तो सही किधर आ रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक वहां खड़े होकर कह देना जी हम पंजाब आ रहे हैं, आ जाए। पंजाब आने के लिए आपको वीजा चाहिए भाई, आए ना, उठ के आ जाए सुबह, आए। मैं भी इधर लाहौर बैठा हूँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका, आए जरा। शायद यही वजह कि हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई का जो ज्यादा रुझान है ना वो हमें सिंध और स्पेशली कराची की तरफ भी नजर आ रहा है। बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू कर, और जनाब बहुत सारे सियासी उमूर जिन पे गुफ्तगू करना बड़ा लाजिम होता है ताकि आपको पता चलता रहे कि मुल्क के सियासी मैदान में क्या हो रहा है। अब जरा आपको खबर दें कि सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शर्जील इनाम मेमन को 10 लाख रुपए ज़ेर जमानत जमा कराने का हुक्म दिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान। तो देखिए, शर्जील मेमन के खिलाफ नैब के 2 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं और इसके अलावा करप्शन की एक और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है नैब के पास। शर्जील मेमन ने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में और ये इस्तदा की थी कि वो उनकी जो वो बैरून मुल्क मुकीम है, अमेरिका में ज़ेर तालीम है, तो वो अपने अहले खाना से दीगर अफराद से भी मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने 30 रोज़ की इजाज़त दी है उन्हें और 10 लाख रुपए के मचल की जमा कराने का हुक्म दिया है ज़ेर ज़मानत के तौर पर। और ये हिदायत की है कि वो ट्रायल कोर्ट से भी इजाज़त ले लें। ट्रायल कोर्ट की इजाज़त से अदालत ने मशरूत किया है और ये हिदायत की है कि जिस रोज़ नैब कोर्ट जाने की इजाज़त दे उस रोज़ से आप 30 रोज़ के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हम भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नया दिन में आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। वैसे हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे जो आज़ा हैं वो 100 बरस तक ज़िंदा रह सकते हैं और इसी मुनासबत से दुनिया भर में इंसानी आज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐसे अफराद के लिए आज़ा अतिया करने की अहमियत और ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाए। ख़ास तौर पर जो जिगर की पैवंदकारी है उसके लिए किसी न किसी के अतिया की ज़रूरत होती है।
तो इसी पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में दो बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। एक तो सर डॉक्टर मुरली लाल हैं, आप प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हैं, और इसके साथ साथ बहुत स्पेशल हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद आमिर साहब। और आमिर भाई जो हैं वैसे तो खुदा इन्हें कभी किसी चीज़ का मुतलाशी ना रखे, लेकिन इन्हें इस वक्त एक डोनर की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर मुरली आपसे इस चीज़ का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे यहाँ वैसे लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस चीज़ की कि आप अगर ऑर्गन्स अतिया करें तो वो आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया है, और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ? ये कोई 10-12 साल पहले, क्योंकि ये दिन का आगाज़ इसीलिए हुआ कि दुनिया ने ये महसूस किया कि हमारे पास लेने वाले ज़्यादा हैं, बीमार ज़्यादा हैं, देने वाले कम हैं। तो ये जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, और सप्लाई कम थी। तो इसीलिए फिर इस दिन को मनाने की बात सोची गई। जो दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको मनाने के दिन पे जोर दिया। जैसे दूसरे दिन है गुर्दे का आलमी दिन है, इस तरह बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक दिन है। तो इस दिन को भी इसलिए मनाया गया क्योंकि लाखों लोग दुनिया में, मिलियंस ऑफ पीपल जिसको कहें, वो बेचारे सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको एज़ा नहीं मिल पाते। क्योंकि ज़िंदगी में हम दो एज़ा दे सकते हैं, एक गुर्दा क्योंकि दो होते हैं, और जिगर का एक टुकड़ा। पूरा जिगर तो ज़ाहिर नहीं दे सकते, उसका टुकड़ा, मगर उसमें मसाइल हैं। अच्छा। मसाइल क्या हैं? वो बच्चों में ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि आप किसी का जिगर ले रहे हैं तो फिर आपको उसकी साइज़, उसका वज़न देखना पड़ता है कि डोनर दे सकता है या नहीं दे सकता। फिर थोड़े बहुत मसाइल डोनर के भी हैं, डोनर की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, डोनर की डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो इसीलिए ज़ोर दिया जाता है कि मौत के बाद जो एज़ा हैं वो अगर लोग अतिया करें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल नहीं दे सकते ज़िंदगी में, जिगर जैसे मैंने कहा उसके मसाइल हैं कुछ, फेफड़े हम नहीं दे सकते ज़िंदगी में, आँत नहीं दे सकते, आँखों के पर्दे नहीं दे सकते। आप देखें ना, आँखों के पर्दों में भी ये है कि यहाँ होता तो है ट्रांसप्लांट आँखों के पर्दे का, मगर ज़्यादातर पर्दे कहीं बाहर से आते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ लोग अभी भी, अब शुरू हुआ है, लोग कर रहे हैं, बेहतर, रुझान कम है। हाँ, रुझान कम है, बेहतर ज़रूर है। आप ये कॉर्निया की बात कर रहे हैं? कॉर्निया की बात कर रहा हूँ, बेहतर ज़रूर है। और पहले तो हम जब बात करते थे तो लोग नाराज़ हो जाते थे कि यार ये क्या है, मौत के बाद हम, मगर अब लोग सुनते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जिस तरह खून की आती है कि किसी ज़माने में जब बात होती थी तो लोग बड़ा बुरा मनाते थे, बुरा सोचते थे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है खून। अब मगर आप अगर देखें रेडियो पे कभी ऐलान हो कि किसी ज़रूरतमंद को फ़िलाँ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो लाइन लग जाती है। अब तो डॉक्टर साहब ब्लड बैंक भी कायम हो गए ना, आप ज़रूरत के तहत जाएं और जिनको ज़रूरत के तहत ज़रूरत है इसकी वो भी वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि किन केसेस में आज़ाद डोनेशन करने की ज़रूरत महसूस होती है, वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए जी। अब ये डायलिसिस पे हैं कई सालों से, इनकी फैमिली में नहीं है, गुर्दा मैच नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा। तो अब ये यंग आदमी हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस पे आना है, जॉब छोड़ के आना है, फिर बहुत सारी बंदिशें, ये पानी पूरा नहीं पी सकते, पिएंगे तो सीने में जमा होगा, फिर डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ये आम नहीं खा सकते, आम जैसी चीज़ नहीं खा सकते क्योंकि पोटाशियम बढ़ जाएगा। खा सकते हैं, डायलिसिस से पहले 2 फांकें खा ली और लिमिटेड डायलिसिस करवा ली। इस तरह ये गोश्त ज़्यादा नहीं खा सकते, तो बहुत सारी बंदिशें। ठीक। तो इनको अगर मिल जाए गुर्दा तो ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर करेंगे, डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ेगा, खाएंगे जैसे हम हैं, आप हैं। बिल्कुल, आमिर भाई का आपने तस्करा किया। इतनी अहमियत है ऑर्गन डोनेशन की। ये तो मैं गुर्दे की बात कर रहा हूँ जिसमें डायलिसिस एक ऑप्शन है जी, आदमी जी सकता है। जिगर में डायलिसिस का ऑप्शन नहीं है, दिल के बैठ जाने में कोई ऑप्शन नहीं है, फेफड़ों के बैठ जाने में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन लोग आँख की बीनाई के मरीज़ हैं इस मुल्क में, जिसमें सालाना 2 लाख को ज़रूरत पड़ती है आँख के पर्दे की। तो वो लोग बेचारे जो नहीं देख पा रहे, तो ये इतने एक आदमी 8 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकता है, 8 लोगों को एक आदमी। तो हम एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि इस मुद्दे को देखें और जो भी सामने आना चाहे वो ज़रूर आए
और हमसे रब्ता करें या आमिर भाई से रब्ता करें, डॉक्टर मुरली से रब्ता करें, ताकि हम इस परेशानी का हल निकाल सकें। आमिर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप के यहाँ आने का। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप जो है वो बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं दूसरों के लिए। आम जो है नज़र में वो तो ऐसा लगता है कि जी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या आपकी कहानी अगर मुख्तसरन आप बताएं ताकि हम आगे आपसे फिर मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। देखिए, ये मेरे साथ जो शुरू हुआ प्रॉब्लम, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ रॉन्ग मेडिकेशंस थी। अच्छा। हैवी डोज ऑफ मेडिसिन मैंने यूज़ करी हैं, जिसमें मुझे जॉइंट्स पेन थे तो मैंने इस्तेमाल की, जिसमें पेन किलर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें। और इन बिटवीन जो है वो रमज़ान का महीना भी चल रहा था, मैं रोज़े भी रख रहा था साथ साथ। तो एंड ऑफ द वीक ऑफ रमज़ान मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो घर वालों ने डायग्नोस्टिक लिए मतलब मुझे डॉक्टर से रिजू किया, तो मालूम चला कि इनकी दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं। अब उस वक्त सिचुएशन तो ऐसी थी बिल्कुल नाकाबिल यकीन, जो समझ ही नहीं आ रहा था। बहरहाल फिर हमने कंसर्न किया SIUT हॉस्पिटल, तो वहाँ मेरी तमाम डायग्नोस शुरू हुई 2016 मई 2016, अभी तक मुझे डेट याद है, 18 मई 2016 वो डार्क डे था मेरी ज़िंदगी का, जिसमें डायलिसिस स्टार्ट हुआ। मुझे यहाँ निडल लगी और डायलिसिस का स्टार्ट हुआ। वो बड़े क्रिटिकल डेज थे, और अब तो मैं आपके सामने वेल बैठा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैं पहचान भी नहीं पाता था किसी को, इस कंडीशन में चला गया था। घर वाले मतलब बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, वो सोचते थे कि शायद 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में ये ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ SIUT का, इन्होंने बहुत संभाला है और बहुत सपोर्ट करी, लेकिन ये फिर भी डायलिसिस मेरी ज़िंदगी का हल नहीं है। हल नहीं है, और बड़ी तकलीफ और मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि जो कभी मैं सोचता हूं तो काफ़ी मैं दरस जाता हूं इस बात पे कि मेरा एक छोटा बेटा है। जब वो 1 साल का था मेरी डायलिसिस स्टार्ट हो गई थी, तो वो थोड़ा सा जब नॉर्मल यानी बोलने वाली कंडीशन में आया, तो उसने ये देखा कि बाबा जो है ऑफिस से आते वक्त जो आते हैं तो उनकी पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं। तो मुझसे उसने सवाल किया, बाबा ये आपके ऑफिस वाले आपको सुई क्यों लगाते हैं? क्या मैं जब ऑफिस जाऊंगा मुझे भी लगेंगी? आप जिस तरीके से बयान कर रहे हैं ना भाई, आपकी आंखों में अभी भी आंसू, और आप अपने बेटे के जज्बात को जिस तरह से बता रहे हैं, जो है मुझे बड़ा ये फील हुआ कि ये मेरा छोटा सा बेटा ये फील कर रहा है कि बाबा जो ऑफिस जाते हैं तो इनको नीडल्स लगती हैं, और वो नीडल्स के निशान अगर मैं दिखाऊँ काफ़ी हैवी हैं मेरे हाथ पे। बहरहाल लेकिन ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज है। क्या पेशा है आपका सर? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ IT डिपार्टमेंट के अंदर, आशु ग्रुप में होता हूँ मैं। और हमें ये बताइएगा, इससे पहले कि हम डॉक्टर मुरली से बड़ी अहम एक मुझे सवाल करना है, ये ज़रूर बताइएगा कि डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से आप कैरी करते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके दफ्तर में? हाँ देखिए, असल में अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, ठीक है। मैं इस वक्त जो है बहुत तारीफ़ करूँगा अपने मैनेजर्स की, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी है। और अभी भी मैं डायलिसिस पे जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप अपना रेस्ट ले लिया करें, ठीक है ना, वो अपने आप डे यूज़ करें, पूरा फुल डे यूज़ करें, क्योंकि डायलिसिस पे आते वक्त भी तबीयत ख़राब होती है और जाने के बाद भी ख़राब होती है। कंडीशन ऐसी होती है सम टाइम कि आपको कोई सहारा दे के लेके जा रहा होता है। तो ये मतलब डायलिसिस 2 हफ्ते में 2 डायलिसिस करवाने पे हमारे ये 2 दिन तो ज़ाया हो जाते हैं। जी बिल्कुल, फुल डे हमारा हॉस्पिटल में गुजरता है। उसके साथ साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लिमिटेशंस के साथ साथ मैं मतलब अपनी वाइफ का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी। मतलब शी वॉज अर्ली एज 30+ थी, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने साथ दिया और अभी तक जो है वो तमाम चीज़ें पूरी कर रही हैं। आपके सराउंडिंग्स में आपको सपोर्ट करने वाले लोग हों, जब आपके शरीक हयात भी सपोर्ट करने वाली हों, और यकीनन जब बेटा बड़ा होगा तो वो भी आपका ज़रूर सहारा बनेगा। और हम ये बात क्यों करें कि सहारा बनेगा, आप खुद माशाल्लाह से इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे सामने बैठे हुए, तो दुआ तो हमारी यही कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। जितनी आप हिम्मत से बात करें, मतलब ये बड़ी तकलीफ है डायलिसिस में, क्योंकि जो गुजरता है, हमारी फैमिली में से भी जो लोग गुजर रहे हैं, सुन के देख के तकलीफ का एहसास होता है, और आप तो गुजर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो आप भी कह रहे हैं और सुनने वालों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, इसके बाद यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अफराद देख रहे हैं, दर्द दिल रखने वाले, वो ज़रूर रब्ता करेंगे और ये परेशानी, ये मसला लाजमी हल होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैच का जो है वो गुर्दा नहीं मिल रहा, ब्लड मैच का तो हमने सुना था, ये वाली मैचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ज़रा इस हवाले से बताइए। ब्लड ग्रुप तो खैर इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, मगर टिश्यू मैच करते हैं, ब्लड लेते हैं दोनों
देने वाले का भी लेने वाले का भी, उसको मैच करते हैं और कोशिश होती है कि अच्छा मैच वाला गुर्दा लगे। मगर अब तो खैर इतनी तरक्की हो गई है मेडिकल साइंस ने, खासकर ट्रांसप्लांट साइंस ने की है कि अब कम, हम जब हमने शुरू किया था तो 100% मैच लेते थे, मगर अब हम कभी कभी मजबूरी में ज़ीरो वाला भी मैच ले लेते हैं, मगर उसमें दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती हैं। तो अब तो ये तो खैर यहाँ तक हम आ गए हैं, मगर इसके साथ तो प्रॉब्लम ये कि कोई है नहीं जो इनको दे सके। तो कहने का मकसद है कि मैच वाला भी तब होगा जब गुर्दा है, क्योंकि दो हैं, एक आदमी दे सकता है। चलें जिगर को भी हम ले लें, एक टुकड़ा दे दिया, मगर अभी भी मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ, जिगर वालों को भी मैं देखता रहता हूँ, हमारे कोलीग्स हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा था ऐसे ही कल, तो 2 मिलियन लोग जो है ना जो है वो जिगर की ख़राबी में मुब्तला हैं, और जिनमें से 2 लाख को सालाना ज़रूरत है जिगर की पेवंदकारी की। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत बड़ा मसला है। हम दिल की बात अभी नहीं कर रहे हम। जी हाँ। आप कोरोना की वजह से जो फेफड़ों का मसला हो रहा है दुनिया में, उसका ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, फेफड़ों का ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। कॉर्निया तो दुनिया में बड़ा, यहाँ भी अब हो रही हैं कुछ जगहों पे, मगर कम हो रही हैं। और ये जो 2 लाख लोग हैं जिनकी बीनाई बेचारों की नहीं है, तो आप देखें कि ये मसला बड़ा है और दुनिया कर रही है। यानी ये हम कोई नया काम नहीं करेंगे, दुनिया कर रही है, सारे मुस्लिम ममालिक करें, सऊदी अरब, बड़ा मसला ईरान। ये कि अपना ऐसा दिल रखना कि आप अपना एक गुर्दा किसी को दें, क्योंकि हमारे मुआशरे में अभी भी इसकी अवेयरनेस बेहद कम है। हम अपने प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देंगे कि प्लीज़ जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है आगे बढ़ें, भाई की मदद करें। आपके कदम बढ़ाने से किसी की ज़िंदगी, किसी का घर बन सकता है, बच सकता है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। मैं एक चीज़ जाते जाते कहूँगा कि मौत के बाद ऐसा अतिया करने का मसला ये कि 8 लोगों को फ़ायदा होगा, एक आदमी, और फिर 75 लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि हर चीज़ डोनेट हो सकती है, जॉइंट्स, स्किन, हर चीज़। तो कहने का मकसद है कि 8 लोगों को जो फ़ायदा पहुँचेगा, ज़िंदगी मिलेगी। इन्होंने जैसे बताया इनकी फैमिली है, बेटा है, इस तरह लोगों की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, और बीवी है, लोग माँ तो बाप वो हैं, वाहिद कफील है अपने घरों के। और दुनिया जैसा कि कर रही है, हम ऐसा यानी वाहिद मुल्क नहीं हो गया, दुनिया कर रही है। डॉक्टर मुरली, दुनिया में ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, और आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। यकीनन अगली बार मिलेंगे तो आपका मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जो हतिया करना चाहे अपने अजीज़ व क़ारिब के, वो ज़रूर रब्ता करें। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अब मंडे को। 2 दिन आप बेस्ट ऑफ नया दिन देख सकते हैं। तो जनाब मंडे को मुलाकात करते हैं। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।